सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। देखिए, हमने आदिकाल, आधुनिक, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं। अब हम कर रहे हैं गद्य साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। गद्य साहित्य के जो आविर्भाव है वो किस प्रकार से हुआ, उससे संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं और नाटक से संबंधित भी हम प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। और अब हम कर रहे हैं उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है। ये उपन्यास का दूसरा वीडियो है, दूसरी क्लास है ये। पहली एक क्लास हम ले चुके हैं जिसमें 460 तक क्वेश्चन हमने करवाए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है। तो ये चित्रा मुग्दल जी की रचना है। किसकी रचना है? चित्रा मुग्दल जी की रचना है। ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 सेकंड पेपर और यूकेपीएससी लेक्चरर 2020। देखिए, आपको जो सभी प्लेलिस्ट हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से मिलेंगे। सभी प्लेलिस्ट अलग अलग हैं, जैसे छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं आदि। इस प्रकार से जिस नाम से आप निकालेंगे उसी के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा चित्रा मुग्दल की रचना है, जिसके लिए उन्हें 5 दिसंबर 2018 को साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। चित्रा मुग्दल के अन्य उपन्यास हैं आवा जो 2000 का है, लपटे 2000, पेंटिंग अकेली है 2014। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा 2016 का उपन्यास है। अगला है प्रभा खेतान। प्रभा खेतान के उपन्यास हैं तालाबंदी 1991, छिन्नमस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1994 और पीली आंधी 1996। अगले हैं मैत्री पुष्पा के उपन्यास स्मृति दंश 1990, बेतवा बहती है 1993, इदनमम 1994, चाक 1997 और झूला नट 1999। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला अलका सरावगी के अन्य उपन्यास हैं कली कथा, वाया बाईपास, शेष कादम्बरी 2001, कोई बात नहीं 2004। अगला क्वेश्चन है, औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान कीजिए। ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा किसकी है? तो आप बताएंगे जो कुरु कुरु स्वाहा है वो मनोहर श्याम जोशी की है। उसके बाद में है मछली मरी हुई, तो ये किसकी है? राजकमल चौधरी की है। उसके बाद में है काला जल गुलेशेर खान सानी की है। फिर उसके बाद में है छीनी छीनी बिनी चंदरिया, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। तो देखिए इसमें आएगा 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2 आएगा। 3 1 4 2 आपके सी ऑप्शन में है। उपन्यास और उपन्यासकारों को सही सुमेल किस प्रकार से है? कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का है, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, काला जल गुलेशेर खान सानी और छीनी छीनी बिनी चंदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब की है। अगला है आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो देखिए, जो आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। कौन सा है? परीक्षा गुरु है। अगला है लाला श्री निवास दास कृत परीक्षा गुरु सन 1882 को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। उपन्यास हैं और उपन्यासकार इस प्रकार से भाग्यवती सरदाराम फुल्लोरी, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है। अगला है शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? तो देखिए, जो शेखर एक जीवनी है उसमें शेखर का चरित्र किस प्रकार का है? तो इसमें शेखर का चरित्र विद्रोही भाव का है। ठीक है, शेखर एक जीवनी में शेखर का चरित्र मूलतः विद्रोही प्रकार का है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 और दूसरे भाग का प्रकाशन सन 1944 को हुआ था। अज्ञे ने बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव की और उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं कहानी संग्रह है इनके विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात और जयदोल। कहानी संग्रह कौन से इनके? विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात और जयदोल। उपन्यास है इनके नदी के द्वीप सन 1951, अपने अपने अजनबी 1961।
यात्रा वृत्तांत है इनके, अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। मेला आंचल उपन्यास का कहाँ से चित्रण हुआ है? तो देखिए बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण है। इसमें किसका चित्रण है? बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण है। मेला आंचल 1954 में हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। मेला आंचल प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत कमली। देखिए मेला आंचल के प्रमुख पात्र कौन है? डॉक्टर प्रशांत है, कमली है, कालीचरण है, तहसीलदार है, विश्वनाथ प्रसाद है, बालदेव तथा बामन दास है। ये जो मेला आंचल है ये आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में भी लगा हुआ है, और जो आपकी जो बाणभट्ट की आत्मकथा है जो हमने पढ़ा था वो भी आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है। रेणु जी के अन्य उपन्यास हैं प्रति परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979 और राम रतन राय 1971 है। राम रतन राय इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, रेणु ने अपना जो साहित्यिक गुरु है वो बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। जो रेणु हैं वो अपने साहित्यिक गुरु किसको मानते हैं? तो सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? पूछा आपसे। देखिए गढ़कुंडार, प्रति परिकथा, जुलूस और मेला आंचल। तो देखिए जो आपका गढ़कुंडार है ये फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। कौन सा नहीं है? जो आपका जो गढ़कुंडार है वो किसका नहीं है? ये फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं। तो पूछा जाए आपसे जो गढ़कुंडार है ये किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी का है। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा जी का है। जबकि प्रति परिकथा देखिए, हाँ जी यहाँ पे है, देखिए गढ़कुंडार उपन्यास किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा का है। ठीक है, इसके बाद में जबकि जो आपका प्रति परिकथा है, जुलूस और मेला आंचल रेणु जी के उपन्यास हैं। ठीक है, कौन से उपन्यास है? हाँ जी, प्रति परिकथा है ये इनका 1957 का है, जुलूस है ये इनका 1965 का है, मेला आंचल 1954 है, और उसके बाद में इनके अन्य उपन्यास हैं दीर्घतपा जो 1963 का है, कितने चौराहे ये इनका 1966 का है, पलटू बाबू रोड 1979 का है, राम रतन राय 1971 का है, और राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है। रेणु हिंदी के आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। आगे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिनगारी सुलगती देखी है। आगे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिनगारी सुलगती देखी है। किसने देखी है? आगे ने किसके उपन्यासों में? रेणु के उपन्यासों में क्या देखा? तो एक अखंड मानवीय विश्वास की चिनगारी सुलगती देखी है। अगला है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? पूछा जा रहा आपसे जो मनोहर श्याम जोशी हैं उसका उपन्यास कौन सा? कसब है, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए और कितने पाकिस्तान। तो देखिए जो कसब है ये किसका उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी का है। देखिए मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब, 1982 का है। मनोहर श्याम जोशी के अन्य नाटक है कुरु कुरु सवाहा 1980, हरिया हरक्यूलीज की हैरानी 1994, हमजाद 1996, टेटा प्रोफेसर 2001, क्या 2001, कौन हूँ मैं 2006 इत्यादि हैं। अगला है 2005 में मनोहर श्याम जोशी को उपन्यास क्याप पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसके ऊपर? जो इनका क्याप उपन्यास है उसके लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। दिल्ली दूर है ये 1993 का है, ये शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। कौन सा है? दिल्ली दूर है, और कब का है? सन 1993 का। मुझे चांद चाहिए यह भी 1993 का है, लेकिन ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दोनों प्राप्त हुए हैं। अगला है कितने पाकिस्तान 2000 का है और कमलेश्वर की रचना है, और 2003 में इसे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। किसको? कितने पाकिस्तान को। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो देखिए ये एक उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ है ये क्या है? ये उपन्यास है। और कब का है? ठाठ मतलब 99, ठेठ है 99, तो 1999 का है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओद का जो एक ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? ये उपन्यास है। कब का है? सन 1999 का है। इनका एक अधखिला फूल है जो 1907 का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है।
ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में प्रकाशित हुआ था। हरिओद जी के अन्य उपन्यास हैं अधकिला फूल 1907। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यासों को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक व कहा जाता है। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है, उसको क्या कहा जाता है? मुहावरों की पाठ्य पुस्तक इसको कहा जाता है। हरिओद जी द्विवेदी युग के कवि हैं। हरिओद जी किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म 1865 तथा मृत्यु इनकी 1947 को हुई थी। गणपति चंद्रगुप्त ने हरिओद जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिओद जी को क्या कहा? सूरदास कहा। किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा गया और कब रचा गया था? सन 1914 को रचा गया था। प्रिय प्रवास का पहले नाम बृजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। देखिए, एक ही क्वेश्चन की व्याख्या में बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं। अगर आप क्वेश्चनों को ध्यान से सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ याद होने वाला है। निम्न चित्रण किस उपन्यास का है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास रहता था कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी डोरियों में, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं कि उसका पीछा कोई कर रहा है। तो ये किससे संबंधित है? ये तमस उपन्यास से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये तमस उपन्यास से संबंधित है। तमस उपन्यास आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा उपन्यास है ये। और तमस उपन्यास है, इसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी। ठीक है, घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास रहता था कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी डोरियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी रहती थी कि उसका पीछा कोई कर रहा है। उक्त चित्रण तमस उपन्यास का है और तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी जी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया? देखिए, जो चंद्र और सुधा हैं, इनकी जो भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण है वो किस उपन्यास में किया गया? तो ये गुनाहों के देवता में किया गया। किसमें किया गया? गुनाहों के देवता में। चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों के देवता में किया गया है। जबकि नदी के द्वीप आगे का है, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है ये भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उनके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? झिनी झिनी बिनी चंद्रिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। पहला पड़ाव, क्या पूछा आपसे? जो पहला पड़ाव है वो किसका है? एक मिनट, पहला पड़ाव है, ये भी बिल्कुल ठीक है, श्री लाल शुक्ल का है। मैया दास की माड़ी, ये भीष्म साहनी का है। अब्दुल्ला दीवाना, ये शंकर शेष का नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। कौन सा? अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका डी। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का नहीं अपितु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है जो 1973 ईस्वी में लिखा गया। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म सन 1927 उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन नाटककार हैं। उनके अनेक नाटक और उपन्यास लिखे गए। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास इस प्रकार से हैं: धरती की आंखें 1951, काले फूल का पौधा 1955, प्रेम अपवित्र नदी 1972, कनाट प्लेस 1986। नाटक हैं इनके अंधा कुआ, मादा कैक्टस, रक्तमाल, गंगा माटी आदि। शंकर शेष के नाटक हैं खजुराहो का शिल्पी। अगला है, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग सुमेलित नहीं है, वह आपको बताना है। देखिए, कर्म भूमि में क्या है? तो कर्म भूमि में अछूतोद्वार की समस्या है। ठीक है, कर्म भूमि किसका नाटक है? कर्म भूमि ये किसका उपन्यास है? तो ये क्या बोलते हैं, प्रेमचंद जी का उपन्यास है और सन 1932 का है। उसके बाद में है कायाकल्प, जो पारिलौकिक समस्या है वो भी है। तो जो कायाकल्प है ये 1926 का है और ये किसका है? ये भी प्रेमचंद जी का है और इसमें जो समस्या है वो है पारिलौकिक समस्या। ठीक है, उसके बाद में है, देखिए, सेवा सदन है वो वेश्याओं की समस्या है, तो बिल्कुल ठीक है, सेवा सदन में वेश्याओं की समस्या है और सेवा सदन 1918 का है। अगला है गबन। गबन में क्या है? दहेज और अनमेल विवाह की समस्या है, बिल्कुल गलत है। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या नहीं है, इसमें मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण है। क्या है गबन में? देखिए, उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग सुमेलित नहीं है, वह है गबन। क्योंकि दहेज और अनमेल विवाह की समस्या नहीं है, उसमें
उपन्यास में वर्णित समस्या का सही सुमेलन निम्नलिखित में से दिया गया है। देखिए, सेवा सदन है 1918 का है। इसमें क्या दिया गया है? वेश्याओं की समस्या दी गई है। इसमें प्रमुख पात्र हैं सुमन और शांता, और एक ये उपन्यास की श्रेणी है, इसमें सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, देखिए, हाँ जी, ये देखिए, ये उपन्यास है। फिर इनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है, विषय और समस्या दी गई है, फिर प्रमुख पात्र दिए गए हैं, और उपन्यास की श्रेणी कौन सी है ये दिया गया है। सेवा सदन है 1918 का है। वेश्याओं की समस्या है, इसमें सुमन और शांता इसकी प्रमुख पात्र हैं, और ये एक सामाजिक उपन्यास है। कायाकल्प सन 1926 का है। पारलौकिक पुनर्जन्म की कथा है इसमें, और चक्रधर और अहिल्या इसके प्रमुख पात्र हैं, और ये एक राजनीतिक उपन्यास है। अगला है गबन, ये 1931 का है। इसमें मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण है। इसमें जालपा और रामनाथ है पात्र, और सामाजिक उपन्यास है। अगला है कर्मभूमि सन 1932। अछूतोद्वार की समस्या है। अमरकांत, सकीना आदि हैं, राष्ट्रीय उपन्यास है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेख आख्यान भी कहा जाता है? देखिए, जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उसके किस उपन्यास को रेख आख्यान भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अनामदास का पोथा को कहा जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनामदास का पोथा उपन्यास को रेख आख्यान भी कहा जाता है। इसमें औपनिवेशिक युग के परिवेश व जीवन पद्धति का चित्रण है। क्या है इसमें चित्रण? इसमें औपनिवेशिक युग के परिवेश और जीवन पद्धति का चित्रण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्वार 1973, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका का प्रकाशित हुआ था। देखिए, कौन सी पत्रिका का? विशाल भारत पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। देखिए, जो बाणभट्ट की आत्मकथा है ये 1946 का नाटक है, और ये सबसे पहले कहाँ पे प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत नाम की एक पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित हुआ था, और एक ये ऐतिहासिक उपन्यास था। ठीक है, जो बाणभट्ट की आत्मकथा है ये 1946 का है, और ये आपके UGC नेट JRF में लगा हुआ है। इसके 3 प्रमुख पात्र हैं, बाणभट्ट है, भट्टिनी है, और निपुणिका। बहुत ही अच्छा नाटक है, अगर आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको। इसका विषय वस्तु का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेल कीजिए। पूर्ण से सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है आपको। मेला आंचल है। देखिए, मेला आंचल किसका है? तो मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। फिर उसके बाद में है आपका एक पंथ बंधु था, श्री नरेश मेहता का है। फिर है गली आगे मूर्ति है, तो गली आगे मूर्ति है ये शिव प्रसाद सिंह का है, और लोक ऋण विवेकी राय का है। तो आपका आएगा बै से। देखते हैं बै ऐसा कहाँ पे है? देखिए, बै से ये आपके बी ऑप्शन में है। देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों और उनके लेखों के साथ सुमेलन इस प्रकार से है। मेला आंचल 1954 का है, और फणीश्वर नाथ रेणु का है। यह पथ बंधु था 1962, श्री नरेश मेहता। गली आगे मूर्ति है सन 1974, शिव प्रसाद सिंह। लोक ऋण सन 1977, विवेकी राय। अगला क्वेश्चन है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? देखिए, विनय और सोफिया है वो किस उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन के हैं, रंगभूमि के हैं, कर्मभूमि के हैं, और कायाकल्प के हैं। जो आपका विनय और सोफिया हैं वो रंगभूमि के पात्र हैं। विनय और सोफिया प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि 1925 के पात्र हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की गाथा है। इसी क्रम में रंगभूमि उनका एक ऐसा उपन्यास है जिसमें नौकरशाही और पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन और औद्योगिकरण के दोष का चित्रण। रंगभूमि उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र हैं सूरदास, जॉन लोग, प्रभु शेवत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा केतान अपने अपने चेहरे, ठीक है। नासिरा शर्मा ठिकरे की मगनी, बिल्कुल ठीक है। सूर्यबाला अग्निपंखी, बिल्कुल ठीक है। मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एक जमीन अपनी है ये चित्रा मुग्दल की है। किसकी है? चित्रा मुग्दल जी की है, ठीक है।
मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी चुकम सुमेरित नहीं है। ये चित्रा मुग्दल जी का उपन्यास है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं आवा 1999 उपन्यास है। जिनावर, बेईमानी, 2.5 गज की ओढ़नी, ये इनकी कहानियां हैं। चित्रा मुग्दल ने अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। चित्रा मुग्दल के 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास हैं, 3 बाल उपन्यास हैं, 4 बाल कथाएं हैं, ये संग्रहित हो चुकी हैं। ये इनके संग्रह हैं, ये प्रकाशित हो चुके हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? देखिए, ग्लोबल गांव के देवता हैं, उसमें जो सर्वोच्च से देवलोक है वो किसे कहा गया? तो न्यूयॉर्क को कहा गया है। देखिए, कथाकार रणेंद्र का उपन्यास है, किसका है? कथाकार जो रणेंद्र हैं उनका उपन्यास है ग्लोबल गांव। ग्लोबल गांव के देवता वस्तुतः आदिवासियों, वनवासियों के जीवन का सतत सारांश है। देखिए क्या है, जो ग्लोबल गांव के देवता है वो वस्तुतः आदिवासियों, वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। यह उपन्यास 2009 में प्रकाशित हुआ था। ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुर आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा? क्या है, जो प्रेम कहानी है उसमें उठने वाला जो सामाजिक अवरोध होता है उसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी। देखिए यही आएगा, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी का जो उपन्यास है वो किस पे आधारित है? जो प्रेम कहानी में उठने वाले जो सामाजिक अवरोध हैं उनकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास भीष्म साहनी का नीलू, नीलिमा और नीलोफर है। इसका प्रकाशन सन 2000 ईस्वी में है। भीष्म साहनी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं झरोखे, तमस, बसंती, मैया दास, कीमाड़ी और कुंथो। अगला है, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? देखिए, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र रहा है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? गिरती दीवारों का चेतन है, शहर में घूमता आईना, गरम राख, एक नन्ही कंदील। तो देखिए, जो गरम राख है इसका पात्र चेतन नहीं है। बाकी गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, इन सभी का पात्र चेतन है। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ अश्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र रहा है। इनमें उपन्यास है जो गरम राख, उसका नायक चेतन नहीं है। गरम राख उपन्यास का पात्र जग मोहन है, जबकि अश्क जी के उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो न ठाव नाव इस ठाव बंदूक, इन सभी का पात्र कौन है? चेतन है। अगला है 480 का क्वेश्चन, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा। देखिए, पहले हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है, डॉक्टर नगेंद्र का है और डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो ये किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है ये, कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह का जन्म सन 1919 में जौनपुर में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1919 में। निम्न अप्रैल निधन हुआ था इनका अप्रैल 2008 में, वाराणसी में हुआ था। पांचाली, कुंती, लहरें और कगार इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कौन कौन से? पांचाली, कुंती, लहरें और कगार। अगला है जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना। देखिए, जो धरती धन्ना अपना है ये आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ, ये सन 1972 का उपन्यास है। ठीक है, अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है। देखिए, यही आंसर रहेगा कि पंजाब का जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसमें दलित जीवन की कथा। देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, ये भी नहीं है। वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व, ये भी नहीं है।
युद्ध और प्रेम बिल्कुल गलत है, इसमें दलित जीवन की कथा है और पंजाब की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसका भी वहाँ पे वर्णन किया गया है। धरती धन्ना अपना ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा को जगदीश चंद्र कृत उपन्यास है धरती धन्ना अपना, ये कब का है? सन 1972 का है, चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार रहे हैं। इनका उपन्यास है धरती धन्ना अपना 1972 में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य उपन्यास हैं यादों का पहाड़ 1966, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, टूंडा लाट 1978, नरक कुंड में वास 1994। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? विश्रामपुर का संत, मकान, सोनी घाटी का सूरज और पहला पड़ाव। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सोनी घाटी का पड़ाव, सोनी घाटी का सूरज, फिर उसके बाद में आएगा मकान, फिर उसके बाद में आएगा पहला पड़ाव, फिर उसके बाद में आएगा विश्रामपुर का संत 4। तो देखिए 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 आपके कहाँ पे हैं? तो 3, 2, 4, 1 आपकी सी ऑप्शन में है। देखिए सोनी घाटी का सूरज सन 1957 है, मकान 1976 किसके हैं? श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास हैं। कौन से हैं? सोनी घाटी का सूरज 1957, मकान है 1976, पहला पड़ाव है 1987 और विश्रामपुर का संत है 1998। अगला क्वेश्चन है, देखिए पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र रहे हैं? देखिए पार्वती है, सुखदेई, दौलतराम और छोटे ये देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, उससे संबंधित ये रहे हैं। देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है वो कब का है? सन 1870 का है। देखिए पार्वती, सुखदेई, दौलतराम, छोटे, पंडित गोरीदत्त द्वारा लिखित उपन्यास देवरानी जेठनी की कहानी 1870 के पात्र हैं। कहानी है रानी केतकी की कहानी जो इंसा अल्लाह खां की है। वामा शिक्षक जो मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय की है। भाग्यवती सरदाराम फिल्लोरी की। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। देखिए लाला मदन मोहन इसकी कौन सा है? तो देखिए जो क्या बताया है आपको, सूची 1 को सूची 2 से मिलान। लाला मदन मोहन, देखिए लाला मदन मोहन ये परीक्षा गुरु के पात्र हैं। ठीक है, कौन है? परीक्षा गुरु के पात्र हैं ये। तो राम किशन बाबू है, ये किसके पात्र थे? देखिए जो आपके मेला आंचल है, गोदान, झूठा सच और परीक्षा गुरु, ये चारों जो उपन्यास हैं ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे हुए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ये उपन्यास बड़े ध्यान और पूरे मनोयोग के साथ में पढ़े हैं तो आप बिल्कुल इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए जो राम किशन बाबू हैं ये किसके हैं? मेला आंचल के हैं। फिर है मंगल, तो मंगल को याद करिए, मंगल कहाँ पे आया था? तो मंगल गोदान के अंतर्गत आया था। और जुबेर कहाँ पे आया था? तो जुबेर झूठा सच के अंतर्गत आया था। तो आएगा आपका 4, 1, 2, 3। क्या आएगा? 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 आपकी सी ऑप्शन में है। आपका सी ऑप्शन आंसर ठीक होगा। लाला मदन मोहन है वो परीक्षा गुरु से संबंधित है। राम किशन बाबू मेला आंचल से संबंधित है। मंगल गोदान से संबंधित है और जुबेर झूठा सच से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जिंदगी नामा उपन्यास में क्या बताना है आपको। देखिए जिंदगी नामा उपन्यास में क्या सही है ये पूछा होगा। 20वीं शताब्दी में के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण इसमें दिया गया है। तो बिल्कुल ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण इसमें किया गया। महानगरवासी उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। बिल्कुल गलत है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों के से आक्रांत कर लिया गया है। तो बिल्कुल आपका ये भी ठीक है। विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित हुआ, ये गलत है। तो 1 और 3 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 1 और 3 कहाँ पे मिलेगा आपको? 1 और 3 ए ऑप्शन में मिलेगा। कहाँ पे मिल रहा है आपको? जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के 15
प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है तथा इस उपन्यास में परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी होती है, इतिहास की बात जाननी होती है, वहीं की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों और 18वीं-19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों को अवगत होने की इच्छा हो तो आप जिंदगी नामा से अन्यत्र जानने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी नामा है ये बहुत ही अच्छा नाटक है और किसका है ये उपन्यास है, किसका है ये कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। ठीक है। प्रसिद्ध आलोचक रहे इनके देवराज उपाध्याय। उन्होंने क्या कहा कि यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहीं की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों और 18वीं-19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत आपको अगर होने की किसी की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसने कहा? प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने कहा। किसके लिए कहा? जिंदगी नामा के लिए। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? तो कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। ठीक है। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।